Good morning, everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, today we are starting next topic, that is the search for genetic material. आज इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको किन किन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं द डीएनए में हमने देखा कि जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था डीएनए, उसको हमने कम्प्लीटली डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर करते हुए डीएनए के बारे में पढ़ा है, जिसने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक जो हमने फोर्थ वीडियो अपलोड किए हैं उन सभी को कंटिन्यू देखा है। उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमने डीएनए के बारे में क्या क्या पढ़ लिया है। एक बार मैं आप सभी को रिमेंबर करा दूं कि डीएनए टॉपिक जो आप इतना छोटा सा देख रहे हैं, द डीएनए मॉलिक्यूल्स में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा द डीएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है ना। इसके बाद हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी स्ट्रक्चर्स क्या है। इसके बाद ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसका किस डायरेक्शन में फॉर्मेशन हुआ और कैसे हुआ। इसके बाद देखा कि जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस हैं ये कितने टाइप्स के हैं, न्यूक्लियोसाइड्स क्या हैं, है ना। न्यूक्लियोसाइड्स में भी हमने देखा कि नाइट्रोजनस बेसिस के नेम पर न्यूक्लियोसाइड्स के क्या अलग अलग नेम थे, एडनिन, साइटोसिन, यूरोडीन, थाइमिडीन, है ना। ये सब देखा कि अलग अलग न्यूक्लियोसाइड के क्या नेम थे। इसके बाद देखा कि कई सारे न्यूक्लियोसाइड्स फास्फोरिक एसिड अटैच होने से या फास्फोरिक एसिड के साथ जब न्यूक्लियोसाइड बॉन्डिंग कर लेते तो कैसे न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजनस के बेसिस पर देखा कि अलग अलग कौन कौन से हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, है ना। एंड सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी बात की हम लोगों ने। सेंट्रल डोग्मा को समझा किसने दिया, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इन सारी इम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में बात किया। उसके बाद देखा था कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, जो हमारे पास 2.2 मीटर्स डीएनए था उसकी पैकेजिंग कैसे हुई न्यूक्लियस के अंदर। इसके बाद सबसे लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल था, उसको किसने प्रपोज किया, उसके अपने क्या कंस्ट्रक्टिव फीचर्स थे। इन सारे लॉट्स ऑफ थिंग के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्टली गो प्रीवियस वीडियो एंड देन आफ्टर मूव दिस वीडियो, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। कल भी हमने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर आप कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक को अगर आप कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये हमारी 100% गारंटी है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। एंड आज हम सभी लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे पास डीएनए था, जिसे हम कह रहे हैं कि दिस इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो इसको बाद में साइंटिस्ट ने किस तरह एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में डीएनए ही है ना। तो आज एक्सपेरिमेंटल जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसमें आपको बहुत ही इंजॉय आने वाला है। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स आपको जानने को मिलेंगे जो हो सकता है आपने इससे पहले ना जाने हों। जब हम बात करते हैं जेनेटिक मटेरियल की तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है डीएनए। डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट के माइंड में ये बात नहीं आ रही थी कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है। सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो फ्रेडरिक मिशर थे, इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल की, या कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर्स को देखा। न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर्स को देखा जो
पस सेल्स थी, या जो WBC सेल्स थी, उन्होंने WBC सेल्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्स को देखा न्यूक्लियस के अंदर, तो उन्होंने उसे टर्म दिया न्यूक्लिन। उसे टर्म क्या दिया? न्यूक्लिन। बट अभी भी मिसर को नहीं पता था कि जो न्यूक्लिन ही है एक्चुअल में यही DNA है। उन्होंने WBC सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर की कुछ स्ट्रक्चर्स देखी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखी, तो उन्होंने उसे टर्म न्यूक्लिन दिया। इसके बाद उसी टाइम पे मेंडल अपने जो इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया। मेंडल ने उसी समय पर क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया कि ऐसा कोई भी कैरेक्टर्स है जिन्हें क्या कह रहे थे? कैरेक्टर या फिर फैक्टर कहते थे, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर है वो एक ऑफस्प्रिंग से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाता है ना। वो कह रहे थे कि पेरेंट्स से कोई ऐसा कैरेक्टर्स है जो ऑफस्प्रिंग में जाता है, यानी कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसकी इनहेरिटेंस हो रही है। तो उस टाइम तो मेंडल भी नहीं बता पाए थे कि जो जीन है वो एक्चुअल में, जो DNA है वहीं पर एक्चुअल में जीन प्रेजेंट है। वो क्या कहते थे कि फैक्टर है, वो उसे एक फैक्टर टर्म दे रहे थे। तो उस समय किसी भी साइंटिस्ट के माइंड में ये नहीं आ रहा था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में DNA ही है। बट न्यूक्लियन की डिस्कवरी होने के बाद, है ना, न्यूक्लियस की डिस्कवरी होने के बाद, न्यूक्लियन की डिस्कवरी होने के बाद, और उस टाइम जो मेंडल्स ने अपने फैक्टर टर्म दे रहे थे, उस समय जो मेंडल्स ने इनहेरिटेंस की बात की थी, इन सभी के बेसिस पर कहीं ना कहीं सबको ये पता चल रहा था कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए। ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है जो इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तब जाके 1926 में ये प्रूफ हो सका कि कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक ऑफस्प्रिंग से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जाता है। इसके बाद इन सभी डिस्कवरी के बाद, जैसे उस टाइम पर ग्रेगर जार मेंडल ने अपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी की, वॉल्टर सटन ने, थॉमस हैंड मॉर्गन ने, है ना, इन्होंने अपनी अलग अलग जो डिस्कवरी की उसके बेसिस पर क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी हुई, है ना, उसी टाइम पर न्यूक्लियस के सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट था, है ना। तो उसके बेसिस पर सभी को ऐसा लग रहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है इसमें कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। बट अभी भी ये क्वेश्चन था सभी के माइंड में कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्चुअल में क्या है। वो जो मॉलिक्यूल्स है जिसे हम मेंडल फैक्टर कह रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअल में क्या है, ये किसी को नहीं पता था। क्लियर? नाउ अब हम आपको एक स्लाइड के थ्रू अच्छे से सभी एक्सपेरिमेंट्स को 1 बाय 1 करके डील करेंगे, है ना। 1 बाय 1 करके एक एक एक्सपेरिमेंट को समझेंगे कि इस जर्नी में कितने एक्सपेरिमेंट हुए, किन किन साइंटिस्ट ने किया, तब जाके प्रूफ कर पाए कि हाँ जेनेटिक मटेरियल DNA है। एंड कुछ साइंटिस्ट ने ये भी प्रूफ किया कि जो RNA है वो भी जेनेटिक मटेरियल है। So let's now start experimental journey for search for genetic material. Dear students, अब इस वीडियो में हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके यह प्रूफ किया कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं सभी को, दिस इज़ अ पार्ट 5। इससे पहले हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी हम लोगों ने स्लाइड पर अलग से विद द डायग्राम की हेल्प से चीज़ों को अच्छे से समझा था, है ना। तो आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जस्ट गो प्रीवियस वीडियो। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, अगर आप चैनल पर फर्स्ट हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। नाउ द जेनेटिक मटेरियल, टुडे वी ऑल नो दैट DNA is the genetic material that carries information for generation to generation.
आज हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में हेल्प करता है ना। डीएनए के पास कुछ ऐसी स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि रेप्लिकेशन, है ना, जिससे अपनी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके नेक्स्ट जनरेशन में भेजता है। लेकिन इससे पहले, आज तो ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं, लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले किसी को ये नहीं पता था कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या अपने ऑफस्प्रिंग में जो जा रही है वो एक्चुअल किस मॉलिक्यूल के हेल्प से जा रही है। तो इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, है ना, जिन्हें हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रूफ करके बताया कि एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है। जब हमें या किसी भी साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली डीएनए है, उस टाइम पर क्या हुआ करता था, साइंटिस्ट की दो कम्युनिटी हुआ करती थी। एक साइंटिस्ट की कम्युनिटी जो ये मानती थी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, और एक साइंटिस्ट की वो कम्युनिटी थी जो जेनेटिक मटेरियल आरएनए को मानती थी। क्योंकि जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए। आरएनए की स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशंस हुए, देन आफ्टर डीएनए जेनेटिक मटेरियल आया, है ना। आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए की स्ट्रक्चर्स में टाइम के साथ कुछ मॉडिफिकेशन हुए, आरएनए अपने आप को इवॉल्व किया एंड डीएनए कंटेंट में चेंज हो गया था। तो उस समय सबसे फर्स्ट टाइम तो जब लाइफ ऑफ फॉर्म ओरिजिन हो रही थी उस समय जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए ही था। तो मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट की कम्युनिटी जेनेटिक मटेरियल आरएनए मानती थी और मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट की कम्युनिटी जो थी वो लोग प्रोटीन को मानते थे। बट इसको प्रूफ करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट जर्नी में जो फर्स्ट टाइम कदम रखे वो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ। वो क्या थे, वो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ आए इस फील्ड में और उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया। उनके एक्सपेरिमेंट का नाम है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ऐसी को हम ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट्स भी कहते हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और उन्होंने बताया, वो एक्चुअल में बता तो नहीं पाए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो मॉलिक्यूल क्या है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया और क्या कंक्लूजन निकला। जब फ्रेडरिक ग्रिफिथ अपने लैब में वर्क कर रहे थे विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है। उन्होंने देखा कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया है उसमें कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो दूसरी स्पीसीज़ में, उसी की जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया उसमें दूसरी स्पीसीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। क्या देखा उन्होंने कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ में ट्रांसफॉर्म हैं। उन्होंने जब इन बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो कराया, क्या किया, जब उन्होंने इस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट में ग्रो कराया तब उन्होंने देखा कि उनके पास 2 टाइप्स की कॉलोनीज़ देखने को मिली। उनको 2 टाइप्स की कॉलोनीज़ देखने को मिली जिसमें कुछ बैक्टीरिया स्मूथ थे यानी कि साइनी कॉलोनीज़ थी कुछ, और कुछ रफ कॉलोनीज़ थी। जो स्मूथ कोटेड वाली कॉलोनीज़ थी या साइनी कॉलोनीज़ जो थी उन्होंने उसे एस से डिनोट किया, एस स्ट्रेन नाम दिया। एंड जो कॉलोनी रफली थी यानी कि जिसमें स्मूथ सेल वॉल एब्सेंट थी उससे उन्होंने रफ कॉलोनीज़ कहा और उसे आर से डिनोट किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ठीक है, जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है दे हैव अ पॉलीसैकेराइड कोट, उसके पास पॉलीसैकेराइड कोट है जो कि कॉलोनी को स्मूथ एंड शाइनी बनाती है। एंड जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं उनके पास लाइक दिस कोट हेंस इट इज़ गिव रफ कॉलोनी, उनके पास पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं है। आल्सो द एस स्ट्रेन इज़ वायरुलेंट एंड कॉज निमोनिया, और देखा कि जो
एस स्ट्रेन वाली कॉलोनीज़ हैं उनके जो बैक्टीरिया हैं, एस स्ट्रेन वाले जो बैक्टीरिया हैं वो निमोनिया कॉज कर रहे हैं, यानी कि वो निमोनिया डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं। एंड जो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया हैं वो नॉन वायरुलेंट हैं। नॉन वायरुलेंट मीन्स वो डिजीज़ को कॉज नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप को फॉलो किया इस एक्सपेरिमेंट में, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ हैं उनके एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, तो आप बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इनके एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेडरिक जो ग्रिफ्थ हैं इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूकैरियोटिक सेल को के लिए क्या यूज़ किया एंड प्रोकैरियोटिक सेल के लिए क्या यूज़ किया। तो यूकैरियोटिक सेल के लिए इन्होंने माइस को यूज़ किया, है ना। यूकैरियोटिक सेल के लिए इन्होंने माइस को यूज़ किया था, एंड प्रोकैरियोटिक सेल में इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया। क्लियर, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को यूज़ किया। स्ट्रेप्टोकोकस की जगह पे आपको क्लियर। इसके बाद क्या किया उन्होंने, फर्स्ट स्टेप में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था, यानी कि एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी था, इंजेक्ट इनटू माइस, उसको माइस में इंजेक्ट किया। उसके बाद माइस डेवलप्ड निमोनिया एंड डाई। माइस के अंदर उस बैक्टीरिया ने क्या क्या इन्फेक्शन कॉज किया, यानी कि जो माइस था उससे निमोनिया हो गया और वो माइस मर गया। इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, आर स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तब क्या देखा इन्होंने कि माइस लिव है, यानी कि माइस जिंदा है, वो नहीं मरा। उसके बाद फिर से इनके माइंड में आया कि थर्ड एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया। ठीक है, यानी कि जो एस स्ट्रेन था जो डिजीज़ को कॉज कर रहा था उसको हीट करके उसे किल कर दिया। उसके बाद उसको माइस में इंजेक्ट किया, तब माइस क्या कर रहा था, लिव था। यानी कि ग्रिफ्थ फाउंड दैट हीटिंग किल्स द बैक्टीरिया। हीट किल्ड का मतलब उन्होंने बैक्टीरिया को किल करके माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो जब माइस की सेल्स में उसका स्टडी किया फिर से, तो उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी में जो हमने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया है वो किल हो चुका है, यानी कि वो मरा हुआ है। उसके बाद फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया, है ना। क्या लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया एंड आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया लिया। इन दोनों को मिक्स करके माइस के अंदर इंजेक्ट कर दिया और माइस फिर से क्या हो गया, डाई हो गया। अब इनको लगा शौक कि जब हम एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर रहे थे तब ये डाई हो रहा था, यानी कि तब माइस की डेथ हो रही थी, तो ठीक था, वो डिजीज़ कॉजिंग था, वायरुलेंट था एस स्ट्रेन। ठीक है, आर स्ट्रेन कर रहे थे तो माइस की डेथ हो रही थी, वो नॉन वायरुलेंट था। बट जब उन्होंने हील्ड किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तब भी माइस लिव था, लेकिन इसी हील्ड किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन लाइव, जो आर स्ट्रेन है ये कैसा है, ये लाइव है ना। आर स्ट्रेन को हीट किल नहीं किया, आर स्ट्रेन तो लाइव है एंड हीट किल्ड किया एस स्ट्रेन को, दोनों को मिक्स करके इंजेक्ट कर दिया माइस की बॉडी में। तब क्या देखा कि माइस तो फिर से मर जा रहा है, यानी कि माइस की फिर से डेथ हो गई। नाउ दिस इज अ शॉक। अब इनको शॉक लगा कि ऐसा कोई तो मॉलिक्यूल्स है जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है जो आर लिव है उसके अंदर जा रहा है, एंड जो आर स्ट्रेन जो नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है उसे वायरुलेंट बना रहा है, यानी कि उसे डिजीज़ कॉजिंग बना रहा है। तो यहाँ पर आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ सकते हैं इसको, है ना। फर्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, फर्स्ट स्टेप में रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट किया तो माइस लिव है। सेकेंड स्टेप में इन्होंने स्मूथ स्ट्रेन वायरुलेंट लिया जो क्या था एस स्ट्रेन, तो माइस डाई हो जा रहा। उसके बाद हीट किल्ड लिया तो फिर से माइस लिव है। एंड उसके बाद
हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया एंड आर लाइव स्ट्रेन को लिया, तब इंजेक्ट किया तो माइस डाई हो रहा है। अब इनके माइंड में एक बात आई कि जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है जिसके पास पॉलीसैकेराइड की कोड है ना, जो पॉलीसैकेराइड कोड है उसके पास वही डिजीज़ को कॉज कर रहा होगा शायद, और वो जो हमारे पास आर स्ट्रेन है उसके पास तो है नहीं पॉलीसैकेराइड की कोटिंग, उसके पास पॉलीसैकेराइड की कोटिंग तो है नहीं। पॉलीसैकेराइड क्या था, एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट था, है ना, पॉलीसैकेराइड एक्चुअल में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। तो इन्हें लगा कि जो एस स्ट्रेन के पास कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है, यही डिजीज़ को कॉज कर रहा है। यही जब आर स्ट्रेन में चली जा रही तो आर स्ट्रेन भी जो है वायरुलेंट में चेंज हो रहा है ना। तो उन्हें क्या लगा होगा उस टाइम, उन्हें लगा कि ऐसा जो मॉलिक्यूल से ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट हो। उन्होंने क्लियरली तो नहीं कहा कि हाँ दिस इज मॉलिक्यूल आ कार्बोहाइड्रेट, बट उन्होंने कहा कि समथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस थर्ड स्ट्रेन टू आर लाइव स्ट्रेन व्हिच इज कॉज डिजीज इन माइस, जो कि माइस में डिजीज को कॉज कर रहा है जिससे माइस की डेथ हो जा रही है ना। बट एक्चुअल में ये नहीं बता सके कि वो ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स क्या है। तो यही चीज़ उन्होंने एब्जॉर्व की, है ना, वही चीज़ उन्होंने एब्जॉर्व किया कि जो एस स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया है उससे कुछ मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रेन में जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला कि ही कंक्लूडेड दैट दिस वाज बिकॉज द आर स्ट्रेन हैड somehow been ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। दिस इज़ आ आर्गेट वॉज ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। इसी के बेस पर उन्होंने आर्ग्यू किया ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का नाम दे दिया क्या, ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल। कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है जो कि एस स्ट्रेन जो कि वायरुलेंट है वो नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना रहा है। Clear, but his observation did not identify the biochemical nature of transferring principle। जो इनका ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल है, जो इनका ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल्स है, उसका एक्चुअल में बायोकेमिकल क्या है ये इसे नहीं बता सके, इसलिए साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि तुम भाई गलत हो, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट गलत है, कार्बोहाइड्रेट इज़ नॉट जेनेटिक मटेरियल। जो कार्बोहाइड्रेट है ये जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता क्योंकि आप उसको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में नहीं बता पा रहे हो, आप उसका नेचर नहीं बता पा रहे हो कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसलिए बेचारे ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट था उसे डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट आए साइंटिस्ट ओसवाल्ड एब्री, क्लियान मैक्लॉयड एंड मैकलिंग मैकार्टी, है ना। मैकार्टी आए एंड मैक्लॉयड आए। इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट था उसी को एक्सटेंड किया। एक्सटेंशन ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट सेकेंड हुआ इस जर्नी में डीएनए को सर्च करने के लिए, है ना, और इसको बताने की कोशिश किया कि जो ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया, जो ग्रिफ्थ बता रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन्स है या फिर डीएनए है या फिर आरएनए है ना, ये बताने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इस स्लाइड को कंप्लीट करेंगे, है ना। वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें, है ना, आप अपने शॉर्ट टाइम में चीज़ों को अच्छे से पढ़ लें। ओके ओके, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारे पास थर्ड एक्सपेरिमेंट है ना। सारी चीज़ों को वन बाय वन करके हम कंप्लीट करेंगे। देखेंगे कि फाइनली कि साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि हाँ डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किसने किया, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो आई होप आपको
ग्रिफिथ का ट्रांसफरिंग प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको यहाँ से कुछ भी थोड़ा बहुत भी अच्छे से सीखने को मिला है तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।